थे। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेड्यूसिंग पावर। एल्कली मेटल का और एल्कलाइन अर्थ मेटल का रेड्यूसिंग पावर देखेंगे हम लोग। रेड्यूसिंग पावर क्या होता है, आप लोग जानते हो। कोई भी एलिमेंट सामने वाले एलिमेंट को जितना ही तेजी से रिड्यूस करता है उसे हम लोग कहते हैं रेड्यूसिंग पावर। रेड्यूसिंग पावर में क्या होता है, देखो, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट है, ये जितना ही जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई एलिमेंट जितना ही जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देखो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेड्यूसिंग एजेंट। इसे हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब देखो रेड्यूसिंग एजेंट की रेड्यूसिंग टेंडेंसी कब बढ़ेगी, रेड्यूसिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगा व्हेन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इंक्रीज का, कि कोई भी एलिमेंट जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस उतना ही पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट होता है। हम लोग अगर एल्कली मेटल की बात करते हैं तो आप लोग जानते हो, वैसे तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते ही हैं। अब इस मेटल में भी कौन सा मेटल हम लोग कंसीडर करेंगे वो सोचना है। और रेड्यूसिंग पावर जो होगा एल्कली मेटल का और एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाई होता है, क्योंकि इनका इनका इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। these elements have these have high reducing power। इन एलिमेंट की रेड्यूसिंग पावर जो है ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है वो आप लोग जानते हो, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन अब देखो रेड्यूसिंग पावर इनका ज्यादा होने का रीजन क्या क्या है, क्या क्या है। एक तो इनका साइज जो होता है वो अदर एलिमेंट के कंपेयर में ज्यादा होता है। साइज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, तो रेड्यूसिंग पावर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। एंड दूसरा जो है वो इनका रीजन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जिसका फास्ट होगा वहां हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसका रेड्यूसिंग पावर जो होगा वह ज्यादा होगा।
ये दो फैक्टर जो होंगे इनके रेड्यूसिंग पावर को डिसाइड करते हैं। तो आप लोग जानते हो एक बात, सबसे पहले जो है वो ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता जाता है, एंड साइज बढ़ता जाता है तो रेड्यूसिंग पावर जो होगा वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन ग्रुप, reducing power increase, क्योंकि इनका साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ती जाती है। इस बिहाफ पे अगर हम जो है बात करें, कि रेड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्कली मेटल का, फॉर एल्कली मेटल। तो होगा क्या, सोडियम का, लिथियम का कम होना चाहिए, फिर सोडियम, फिर से पोटेशियम, फिर से रुबिडियम और फिर से सीजियम। ये ऑर्डर होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि साइज के बिहाफ पे, ठीक है, साइज के बिहाफ पे, एज साइज इंक्रीज, एक फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट ऑर्डर है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर इसका क्या है, तो वो देखिए, इसका करेक्ट ऑर्डर है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर लिथियम। देखो, यहां से यहां तक तो ऑर्डर वही रहा, लेकिन ये जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा था वह जो है वो रेड्यूसिंग पावर के बिहाफ पे सबका बाप निकला। सबसे ज्यादा जो दिखाई देने में कम था वह सबसे ज्यादा है रेड्यूसिंग पावर। अब इसका रेड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा क्यों हुआ, इसका रेड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा क्यों हुआ, तो ये देखो, एक रीजन मैंने यहाँ पे भी बताया आप लोगों को, एक रीजन मैंने यहाँ पे बताया है, क्या बताया है, हाइड्रेशन। अब आप लोग जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पे हाइड्रेशन जो है वो घटता जाता है। होता क्या है कि लिथियम जो होता है वो बहुत ही छोटा, साइज में बहुत छोटा होता है, और साइज में बहुत छोटा होने के कारण जब इसको हम लोग एक्वस मीडियम में रखते हैं तो होता क्या है कि लिथियम पहले इलेक्ट्रॉन तो लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद से इसका साइज और छोटा हो जाता है, एंड जैसे ही साइज छोटा होता है इसका हाइड्रेशन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने से ये एनर्जी बहुत ज्यादा निकालता है, एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करता है, हाइड्रेशन एनर्जी। और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए, किसी को रिड्यूस करने के लिए, किसी को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना जरूरी है, किसी को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होना जरूरी है, लॉस करवाना जरूरी है। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस तभी करेगा जब इसको एनर्जी मिलेगी, जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाएगा, ठीक है। अब आप लोग खुद सोचो कि मीडियम में हो क्या रहा है, मीडियम में क्या हो रहा है कि एक तो खूब ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी यहां से रिलीज हुई, बहुत ज्यादा एनर्जी जब रिलीज होता है तो उसी एनर्जी को यूज करके ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी फटाक फटाक निकाल देता है,
ठीक है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होगा, जो जल्दी जल्दी तेजी से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। इलेक्ट्रॉन जितना ही जल्दी से लूज करेगा, रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होगी, उसी को हम लोग कहेंगे कि वो रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा। व्हेन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो कहां आप लोग को देखने में लग रहा था कि सर ये छोटा है, देखने में लग रहा था कि सर ये छोटा है, उससे बड़ा तो सोडियम होता है, उससे बड़ा तो पोटेशियम होता है, उससे बड़ा तो रुबिडियम होता है, उससे भी बड़ा सीजियम होता है, उससे भी बड़ा फ्रांसियम होता है। ये फ्रांसियम की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको बात करके उससे टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तो देखो, जैसे लग ये रहा था कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जो होगी वह घटेगी। लेकिन हो क्या रहा है, यहां तक तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है, तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है। लेकिन देखो, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कि किसी मीडियम में करेगा ना, कोई किसी को रिड्यूस क्यों करेगा, कोई किसी को रिड्यूस क्यों करेगा? हाँ? जब उसे रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी तब तो, बिना काम का कोई रिड्यूस थोड़ा ना करेगा है। बोलो। हाँ सर। सर हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक ट्रेवलिंग एजेंट है, एक बस वाला है, एंड बस वाला जो है वो ट्रेवल करवाना चाहता है, लेकिन उसकी बस में कोई चढ़ना ही नहीं चाहता है, उसकी बस में कोई चढ़ना ही नहीं चाहे, तो बताओ ये ट्रेवलिंग एजेंट ट्रेवल करवा पाएगा क्या? नहीं करवा पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लिथियम के सामने अगर कोई आएगा ही नहीं, तो लिथियम बेचारे को, लिथियम बेचारा किसको रिड्यूस करेगा बताइए? रिड्यूस करेगा? रिड्यूस करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब जब हम लिथियम को मीडियम प्रोवाइड करवा देंगे, जब लिथियम को मीडियम प्रोवाइड करा देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसे थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही लूज किया तो ये इलेक्ट्रॉन ये अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ। आयन में कन्वर्ट होने के बाद से इसका हाइड्रेशन स्टार्ट हुआ। हाइड्रेशन के कारण बहुत ही ज्यादा अब तेजी से एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रॉन लूज करने लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी अब एक्स्ट्रा सप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसलिए ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होता है। आप लोग याद करो, मैंने आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, जिसमें लिथियम को सबसे ऊपर लिखा था, लेकर बाहर सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, जानकर फेंके सीडी। तो ले लिथियम को सबसे ऊपर लिखा था, है ना? और आप लोग कंपाउंड भी जानते हो लिथियम का, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है ना? तो देखने में लग रहा था छोटा, लेकिन है क्या, इसका रिड्यूसिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा है। तो रीजन क्या हुआ, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन। इसका हाइड्रेशन जो होता है वो
ज्यादा होने का। तो देखो कहानी ये कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, सुने हो? देखने में छोटा लग रहा था लेकिन घाव जो है वो गंभीर करता है, सामने वाले को जल्दी से तेजी से रिड्यूस। इसी तरीके से एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी होता है फॉर एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये ऑर्डर होना चाहिए अगर साइज के बिहार पे देखे तो, लेकिन ये ऑर्डर भी गलत होता है। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? तो करेक्ट ऑर्डर ये होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और बेरिलियम सबसे ज्यादा होगा। ये है रिड्यूसिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर। आप लोग को बातें समझ में आ गई? जी सर। नहीं समझ में आया? आया सर। सर एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में आप लोग क्या याद रखोगे? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में आप लोग क्या रखोगे याद? देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये वाला सुने हो आप लोग? देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट। क्या होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन? आप लोगों को मैंने बताया था कि हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को उसे एटॉमिक फॉर्म में गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। ये बात क्या? कन्वर्ट एलिमेंट, कन्वर्ट वन मोल सब्सटेंस
1 mole substance into gaseous atomic state called heat of atomization. किसी वन मोल सब्सटेंस को उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी सब्सटेंस हो, किसी भी स्टेट में हो, उसे हम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कि हम ये सब्सटेंस ले रहे हैं, ये सॉलिड सब्सटेंस में है, मेटल है, सॉलिड स्टेट में होता है, इसे आप जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करोगे और ये जो है वो गैसेस स्टेट में अगर कन्वर्ट हो गया, गैसेस स्टेट में, तो आपने जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे दिया, दैट इज कॉल्ड एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, अब आप लोग जानते हो कि एटमाइजेशन किस बात पे डिपेंड करता है। किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें हीट करके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अलग अलग करना है, तो वो किस बात पे डिपेंड करता है। आप लोग जानते हो कि हर सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक हीट होता है, जानते हो आप लोग? हाँ सर। स्पेसिफिक हीट को हम लोग एस से डिनोट करते थे, फार्मूला क्या लिखते थे? ये लिखते थे। अब देखिए, ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है। अब आप लोग जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पे, दिस इज द मास, अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये मास की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मास की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और स्पेसिफिक हीट मतलब, स्पेसिफिक हीट अगर घटेगा, इसका मतलब उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन भी घटेगा। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ एटमाइजेशन किस बात पे डिपेंड करता है? तो उसके स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है। हीट ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड ऑन स्पेसिफिक हीट। हीट, स्पेसिफिक हीट इंक्रीज करने से हीट ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज करता है। हीट ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज करता है। तो अब यहां से देख लो, एक तो ये देख लो कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे मास बढ़ेगा, एंड मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। घट जाएगा। वैसे मैं बताने के लिए आप लोग को एक बात और बता दूं, कि आप लोग जो है वो ड्यूलांग एंड पेटिट लॉ पढ़े हो किसी मेटल के लिए। ड्यूलांग एंड पेटिट्स लॉ, ड्यूलांग एंड पेटिट लॉ के अनुसार क्या होता है? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.0
4 होता है, ये जानते हो। अब देखो ये स्पेसिफिक हीट, ये जो स्पेसिफिक हीट है ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाई अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। अब आप लोग जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक वेट क्या होता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट फिर से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि on moving downward in group specific heat decrease, on moving downward in group heat of atomization decrease। क्या हम लोग ये वाली बात बोल सकते हैं, जी सर। ग्रुप दी स्पेसिफिक हीट डिक्रीज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधे सीधे जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे स्पेसिफिक हीट उसका डिक्रीज करता चला जाएगा। इस हिसाब से लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। और बेरिलियम की भी बात करें तो बेरिलियम का ज्यादा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये वाली बात होगी। मिटा दो, अच्छा आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो बात करने वाले हैं वो होगा, सर स्लाइड थोड़ा ऊपर ओके कलर एंड मैग्नेटिक नेचर। कलर एंड मैग्नेटिक नेचर। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, एल्कली मेटल जो होगा या एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वह डायमैग्नेटिक होते हैं एंड कलरलेस होते हैं। किसी भी कंपाउंड में, इन कंपाउंड, देखिए एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड का फॉर्मेशन तो तब करेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल अगर एम से डिनोट करूं तो आप लोग एल्कली मेटल समझ जाना, एम डैश से डिनोट करूंगा तो आप लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल समझ जाना। ये देखो, ये जब किसी कंपाउंड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के साथ ही इसके
आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस कर दिया तो क्या हुआ, इसके ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहेंगे, NS0, एंड उसके पहले जो होगा वो NP3 होगा, NP6, ऐसा कुछ हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बावजूद भी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, और साथ ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। देखिए होता क्या है, इसके आउटर मोड सेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकाल दिया, आउटर मोड सेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकाल दिया, इसके आउटर मोड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी निकाल दिया, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। There is due to absent of unpaired electron it is diamagnetic in nature। ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता है, इसलिए ये सब जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होता है। इनके जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब के सब कलरलेस होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, NH2, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद से there is no unpaired electrons are present at the alkali and alkaline earth metal and therefore they are diamagnetic and colorless। ये वाली बात समझ में आई। हम ये वाली बात जो बता रहे थे वो बता रहे थे किसी कंपाउंड में एल्कली मेटल हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसके कारण क्या कलर होता है या उसके कारण मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। मैं बता दूं उसके कारण कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो किया जाता है या कोई भी कलर प्रॉपर्टी शो नहीं किया जाता है एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कारण। कोई कंपाउंड में एल्कली मेटल हो, किसी कंपाउंड में एल्कली मेटल है और वो फिर भी कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है या मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक अगर है तो वो एल्कली मेटल के चलते नहीं होगा और किसी एलिमेंट के चलते होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कंपाउंड कलरलेस होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक नेचर का नहीं होगा, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं होगा। कोई कंपाउंड हो, कंपाउंड में एल्कली मेटल भी हो, एल्कली मेटल के अलावा XYZ कुछ भी हो उसमें, और ये कंपाउंड अगर कलर्ड है या ये पैरामैग्नेटिक है तो ये एल्कली मेटल के चलते नहीं होगा, ये कंपाउंड इस एल्कली मेटल के चलते नहीं होगा, बाकी जो उसमें XYZ जो पड़े हुए हैं उनके चलते हो सकता है। इसके चलते नहीं हो। ये वाली बात समझ में आ रही है? जी सर। अब चलिए इसके बाद से, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि फ्लेम कलरेशन क्या होता है। फ्लेम कलरेशन, ये एलिमेंट किसी कंपाउंड में कलरलेस होते हैं लेकिन खुद अगर इनको फ्लेम के ऊपर रखा जाए तो ये कलर शो करते हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं,
कलरेशन। अब मैं प्रॉपर्टी कौन सा पढ़ रहा हूँ ये भी नहीं, देख लो 6 या 7 प्रॉपर्टी होगा जो भी होगा। पहले तो फ्लेम कलरेशन समझ लीजिए कि फ्लेम कलरेशन का मतलब